हेलो जयदीप भाई, कैसे हो? ठीक हो भाई, थैंक यू। जयदीप भाई अभी इसराइल से आए हैं और वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं स्टेट एंड रिलीजन, राज्य और धर्म के बीच में जो वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के हिस्ट्री पे, उसमें जो रिलेशनशिप है धर्म और राज्य की, उसके बारे में ये पीएचडी कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें इसराइल की भारत की मिलती जुलती हैं। अगर आप उस पे भी हम चर्चा करेंगे, कल बात होगी उस पर। लेकिन अभी जो बात मैं करना चाह रहा था उनसे, कई 2-3 साल से हमारी बातें हो रही हैं न्यूक्लियर जो पावर है उसके ऊपर। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है न्यूक्लियर पावर से बनती है, उसके बारे में मैं विषय पे बात करना चाह रहा था 2-3 साल से। और ये अभी इसराइल से आए तो ये संभव हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद जयदीप भाई। मेरा सवाल ये है कि इसी से शुरू कर लेते हैं कि भारत को क्यों न्यूक्लियर पावर आपके हिसाब से बिजली बनाने के लिए और इन सब, खासकर इन सब चीज़ों के लिए, क्यों हमको ये न्यूक्लियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, अभी मॉडर्न ज़माने में एक तरीके से हमारी मॉडर्निटी, हमारी टेक्नोलॉजी जो भी है, इसका मेजरमेंट होता है एनर्जी डेंसिटी से। और जो भी एनर्जी का सोर्स जो है, जो ज़्यादा डेंस है, नॉर्मली वो ज़्यादा अच्छा होता है। पहले तो हमारा फिजिकल पावर था एक लॉन्ग टाइम बैक। उसके बाद हम वुड यूज़ किया, कोल यूज़ किया, तेल यूज़ किया, ऐसे किया। अभी न्यूक्लियर है, नेक्स्ट लेवल है, उसमें एनर्जी डेंसिटी बहुत है। क्यों? और इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है एक तो। हम्म। एकदम बेसिक तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हमारे काफ़ी दूसरे समस्याएँ हल हो सकती हैं। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज हम बोलते हैं। अभी कई लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज मिथोलॉजी है, ये फेक है। उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मेरा सिंपल सा सवाल है, इंडिया में हमारी नदियाँ गंदी हैं, पॉल्यूटेड है, हमारा हवा एक हॉरिबल एयर क्वालिटी है ना? तो ये कैसे ठीक कर सकते हैं? मुझे वहीं से शुरू करना है। तो इट इज़ ये सब हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है कि एक एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट हो जाए। दुनिया की बात नहीं है, इंडिया की बात है। आप यूरोप में देखिए, ज़्यादा वहाँ पे न्यूक्लियर पावर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हवा, पानी काफ़ी साफ़ है। अभी दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग, और भी चीज़ें हैं, लॉज़ हैं, पॉल्यूशंस, ये सब, बट दिस इज़ वन कंपोनेंट। हम्म। आप देखिए 1850s 1860s में जब वहाँ पे कोयला काफ़ी इस्तेमाल करते थे, लंदन में स्मॉग इतना था, इन लोगों को क्लीन एयर एक्ट पास करना पड़ा, बैनिंग और रेगुलेटिंग कोल एनर्जी। सो इंडिया में हम यूरोप की गलतियाँ क्यों रिपीट करें? हम इतिहास से सीख सकते हैं और हम और अच्छा कर सकते हैं ना। हम्म। तो इसमें आप कह रहे हैं कि क्लीन एयर चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन इससे न्यूक्लियर से ही क्यों? ये तो सोलर से, विंड पावर से, इन सब से भी हो सकता है। सोलर, न्यूक्लियर में ऐसा क्या खास है? अभी सोलर और विंड जो आप कह रहे हो, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। सोलर और विंड, हाँ, कोयले से डेफिनेटली बेटर है। और मैं ये नहीं कहना कहना चाहता हूँ, मैं ऑपोजिशन में नहीं डालना चाहता हूँ सोलर वर्सेस न्यूक्लियर, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। हमारा पहला एनिमी जो है इज़ फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, तेल, ये सब, और गैस, ये सब, ये कम करना चाहिए। और इसके मुकाबले में हम सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर सब यूज़ करना चाहिए। उसके बाद देखा जाएगा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। शायद हम न्यूक्लियर ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी है। पहले तो ये है फ्रॉम अ एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। तो मैं एंटी सोलर नहीं हूँ, लेकिन जब लोग कहते हैं कि हम 100% सोलर कर सकते हैं, पहले तो 100% एक एनर्जी पे डिपेंडेंट होना अच्छा नहीं है। इस पे काफ़ी काफ़ी मॉडलिंग हो चुका है वेस्ट में। और इन कई ग्रिड्स जो देखे हैं, नेशनल ग्रिड्स जो देखे हैं ऑस्ट्रेलिया में या जो चेक रिपब्लिक में, ये सब स्टडीज किए हैं, और कहते हैं कि मिक्सचर आप 70% 80% तक जा सकते हो मैक्सिमम चाहे तो, लेकिन मिक्स होना चाहिए क्योंकि रेजिलियंस होना चाहिए। हम्म। एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया और आपका 70% ग्रिड बंद हो गया तो क्या होगा? तो हमें मिक्स चाहिए, ये तो पहली बात है। कभी 100% न्यूक्लियर में नहीं कहूंगा। एक तो ये है। तो सोलार मैं एंटी नहीं हूँ, मेरा पॉइंट है। दूसरी बात है, अभी सोलार दिन में ही चलता है भाई, है ना? रात को क्या करोगे आप? एक तो ये है। अभी आप जैसे ही आप बोलोगे कि नहीं हम एनर्जी स्टोर करना चाहेंगे, तो ये अब सोलार की बात नहीं हुई, ये बैटरी की बात होगी। ये पूरा डिफरेंट टॉपिक है, उसका बजट अलग है, उसका प्राइसेस अलग है, और रेट बढ़ जाता है। आप बोलोगे सोलार सस्ता है, हाँ, लेकिन बैटरी स्टोरेज के साथ तब तो प्राइस ऊपर जाएगा, है ना, दाम ऊपर जाएगा। दूसरी बात है कि सोलार कभी कभी कई देशों में जो सोलार लगाए, जैसे कि जर्मनी काफ़ी फेमस एग्जांपल है, वहाँ नेचुरल गैस के साथ क्लब हुआ जाता है। तो सोलार एंड गैस कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, जितना इतना क्लीन नहीं जितना न्यूक्लियर है।
तो बेसिकली जैसे कि मैंने बोला एनर्जी डेंसिटी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी फॉर लेस क्या कहते हैं रिसोर्सेज यूज्ड, और रिलायबल है क्योंकि 24 घंटे न्यूक्लियर रिएक्टर आप चला सकते हो। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर की जो बात हो रही है कि हमारे पास अभी शायद 20 से 21 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और 8 साल पहले शायद 16-17 थे, ऐसे कुछ। तो लगभग 3-4 पिछले 8 साल में बढ़े हैं। हाँ। लेकिन जो हमारा जो एनर्जी का जिस तरीके से हम ग्रोथ चाह रहे हैं कि हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 30 साल में मान लीजिए कि हम 4 गुना 5 गुना ग्रोथ करें, अपना जो साइज है इकोनॉमी का वो 4-5 गुना बढ़ेगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एनर्जी की जो डिमांड है वो भी उस तरीके से बढ़ेगी। बिल्कुल। और हमने अभी पिछले मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले की बात है, गर्मियों में जब पीक समर में, और हमेशा होता है कि कोल की थोड़ी कमी महसूस हुई थी। क्या कैसा टाइम आ जाता है कि 14-15 दिन का कोल रह गया, ये इस तरीके की खबरें आती हैं। तो अगर जब हम इस तरीके पे अभी इस स्थिति में हैं कि कोल पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो जब हमारी 4-5 गुना एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी तब कैसे वो पूरा होगा। तो उस सिचुएशन को देखते हुए कितना इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर का मिक्स होना। इसीलिए मैं कहता हूँ न्यूक्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक स्टडी की थी, अभी 8-10 साल हो गए तो डेटा मेरा अप टू डेट नहीं है, लेकिन तब जब मैंने देखा था मेरे कैलकुलेशन से हिसाब से कोई 40 या 50% इंडिया का रेल नेटवर्क कोयले के गाड़ियों से भरा हुआ है। अभी आप मानिए कि न्यूक्लियर आपने शिफ्ट किया कोयले से कंप्लीटली, ठीक है, इमेजिन कितना स्पेस फ्री हो जाएगा रेलवे नेटवर्क पे। सो आपको सेविंग होगा, वहाँ पे आपको रेलवे नेटवर्क एक्सपैंड करने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्पेस आ गया। एक तो वही है इमीडिएटली। सो दूसरी बात है कि अभी न्यूक्लियर का एक और इम्पोर्टेंस मैं बताता हूँ। अभी इंडिया, जैसे आपने कहा था, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो अभी कई लोग हैं झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन है, शायद टीवी है बस, लेकिन कल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी इंडिया में होपफुली, तो वो फ्रिज लाएंगे, एसी लाएंगे, एक्सबॉक्स लाएंगे, पता नहीं और क्या लाएंगे, शायद इलेक्ट्रिक कार भी खरीदेंगे, क्या पता, जो भी है, तब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। अभी देखिए, अभी समर में आप बोल रहे हैं कि कोयले की कमी थी पीक गर्मी में, और बारिश अच्छी नहीं हुई तो उसके बाद बोलेंगे कि पानी नहीं है डैम में तो इसलिए हाइड्रो से भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी कमी है। अभी भी 24 आवर्स रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में नहीं है किसी भी शहर में। गाँव की बात छोड़िए, आप बैंगलोर जैसे शहर में, आईटी कैपिटल में आउटेजेस होते हैं। आज सुबह हुआ था एक। तो ये स्थिति है अभी। तो आपको रिलायबल सोर्स कौन सा है जो इस लेवल का एनर्जी दे सकता है आपको? न्यूक्लियर है, क्योंकि न्यूक्लियर उससे गर्मी का या क्या बारिश का कोई असर नहीं पड़ता उस पर, एक तो है। दूसरी बात है एनर्जी डेंसिटी, जैसे मैं कह रहा हूँ, आपका 1 किलो यूरेनियम में उतनी एनर्जी है जिसे 20,000 टन कोयला। तो सोचिए आप 10 गाड़ी यूरेनियम का डालोगे तो कितना एनर्जी आ जाएगा उससे। तो इसीलिए न्यूक्लियर और इम्पोर्टेंट होता है जब हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ेंगी। और ये बात अभी क्या है, बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट में यूज कर रहा हूँ। अभी हम बोलेंगे कि हमारे पूरे ट्रेन इलेक्ट्रिक होने चाहिए, हमारे मेट्रो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, हमें ट्रैम्स बनाने, हमारे मेट्रोज और कई शहरों में आना है, इन सब चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो डिमांड बहुत बढ़ेगा। स्लाइटली नहीं, ये हाउस होल्ड की बात नहीं है, इंडस्ट्री की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। हाँ, ये इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि शायद 20 से 25% ही जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो हाउस होल्ड है। तो अगर आप सोलर ग्रिड भी अपने, मतलब हर कोई व्यक्ति पूरे देश में अपने घर में सोलर ग्रिड लगा भी ले, सिर्फ सोलर से ही काम चलाए, जो कि पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स, बट उससे भी काम चलाए तो भी 80% जो डिमांड है बिजली का वो फिर भी नहीं पूरा होगा। बिल्कुल। और यही तो, अभी कोई चाहता है कि मेरे घर पे मैं सोलर लगाऊंगा और बिजली का बिल कम करूंगा, मैं उसको ऑपोज पक्का नहीं करूंगा। मुझे दिक्कत है जब ये लोग सोलर पैनल घर पे लगा के वो पावर ग्रिड में डालना चाहते हैं। इसको हम बेसिकली अनप्योर पावर कहते हैं, अनक्लीन पावर कहते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन बहुत होती है, ग्रिड को बहुत तकलीफ होती है। उसके लिए ग्रिड का अपडेट करना बहुत ज़रूरी है और ग्रिड मैनेजमेंट और मुश्किल होता है। इसका कोई हल नहीं है, पक्का है, क्यों नहीं है, हर किसी समस्या का हल होगा, लेकिन अभी आप ऐसे मॉडिफाई करोगे ग्रिड तो ये तो सोलर
एनर्जी के बायस में होगा ना, तो आपका स्टैंडर्ड है कि ये करना चाहिए क्योंकि दिस इज गुड फॉर सोलर एनर्जी, और उस हिसाब से बाकी सब अच्छा नहीं है। अरे ये क्या बात हुई, आपने स्टैंडर्ड सेट किया सोलर एनर्जी को देख के, आपको एक लेवल, आप एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें जैसे ये बहुत ही सेलेबल प्रोपोजिशन दिया जाता है सरकार की तरफ से, या कि आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं कि अपने घर में सोलर लगाइए, आप अपना तो फ्री बिजली का बिल तो रहेगा ही नहीं, बल्कि आप सरकार को ग्रिड में डाल के बिजली पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है आपके हिसाब से? देखिए अभी इन प्रिंसिपल मुझे अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन इन प्रैक्टिस ये आपको आपका इकोनॉमिक्स सिचुएशन देखना चाहिए। कई चीजें हैं अभी, जैसे कि कई लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि देखिए अभी इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, तो हमें कोयले की जरूरत है क्योंकि कोयला सस्ता है कंपेयर टू न्यूक्लियर या दूसरे जो भी टेक्नोलॉजीज हैं। मैं समझ सकता हूँ ये बात, इंडिया में जब इतनी गरीबी है और हमें पैसे चाहिए डिफेंस के लिए या हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए, तो आपको लगेगा कि ये एनवायरमेंटल कंसर्न यार फिजूल की बात है, ये डेवलप फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ये हम क्यों अभी परेशान हो जाएं इस पे। मेरा पॉइंट इतना है कि ये अभी क्यों परेशान हो जाएं इज नॉट, ऐसे सोचना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम प्रॉब्लम पोस्टपोन ही कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज जो है उसका असर देख रहे हैं हम। बैंगलोर में 20 साल पहले मुझे याद है गर्मियों में लोग स्वेटर पहनते थे, अभी सर्दियों में कई लोग स्वेटर नहीं पहनते, वहां तक आ गया। पेड़ कम हो गए, लेक्स कम हो गए, ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी देख रहे हैं, और बढ़ जाए तो क्या होगा। हीट वेव्स देख रहे हैं, कैसे खतरनाक हीट वेव्स आ रहे हैं इंडिया में, दुनिया भर, लेकिन इंडिया में भी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हाँ, ये कल का प्रॉब्लम है लेकिन आज का भी है, और ये चीजें 2 दिन में ठीक नहीं कर सकते। हमें आज प्लान करना चाहिए, आज शुरू करना चाहिए, ताकि 50 साल में ये प्रॉब्लम ना हो। अब 50 साल बाद शुरू करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक कहावत है अंग्रेजी में, कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो अभी जो समय है, हाँ, इसमें जैसे हम सोच रहे हैं कि 4-5 गुना हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, उस हिसाब से देखा जाए तो ना तो कोयले से आप उतना बिजली बना सकते हैं, ना ही डैम उस तरीके से आप बना सकते हैं। सर हर चीज का स्केलेबिलिटी में स्केल नहीं कर सकते हो उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। हाँ, लेकिन अगर एक ऑप्शन जो आपने कहा न्यूक्लियर का, अगर न्यूक्लियर पावर पे ध्यान देते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो आप 30 साल का प्लान करके शायद आप उस एनर्जी डिमांड को कम से कम एक हद तक मीट कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि 30-40 साल में मान लीजिए हम अपनी डिमांड को एस्टिमेट करें आज के कंपैरिजन में, और आज जो हमारा एनर्जी मिक्स है कि भाई सोलर कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, न्यूक्लियर कितना परसेंट कर रहा है, न्यूक्लियर मेरे ख्याल से 5-10% से कम ही होगा, राइट? 2 या 3% है शायद, 2 या 3% है। हाँ। तो सिचुएशन 50 साल बाद खराब ना हो, इसके लिए क्या आइडियल सिचुएशन जो आपको लगता है होना चाहिए, एनर्जी मिक्स कैसा होना चाहिए? मेरे लिए मेरा फेवरेट एग्जांपल है फ्रांस, वहां पे 80% न्यूक्लियर है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्रांस ने किया तो हमें करना चाहिए, क्योंकि वहां पे देखिए सोलर इतना अवेलेबल नहीं है जितना इंडिया में है। वहां पे कम नदियां हैं, फ्रांस छोटा है इंडिया से, यहाँ पे ज्यादा नदियां, तो ये सब देखना पड़ेगा, और हमें इकोनॉमिकली बेस्ट बैलेंस क्या है वो हमें ढूंढना चाहिए। लेकिन मैं मेरे हिसाब से कम 25% न्यूक्लियर होना ही चाहिए। आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा हमें 50, 60, 70% तक भी न्यूक्लियर किया कोई दिक्कत नहीं है, कोयला बंद कर दो, क्योंकि ये हमें एनर्जी, एक तरफ से एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूज बढ़ाना है, दूसरी तरफ से कोयला कम करना है। तो आपको बढ़ाना है लेकिन कोयला बंद करना है, मतलब कोई दूसरा सोर्स और बढ़ाना चाहिए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोयले के प्लांट्स बंद करके न्यूक्लियर करना है, तो इस तरफ से हमें बढ़ाने हैं तो और चाहिए हमें। तो जो भी है 25% तो चाहिए ही चाहिए। तो लगभग कितना हो जाएगा? जैसे अभी मान लीजिए कि हमारा 2% है और 20 रिएक्टर हैं, हाँ, तो अगर 4-5 गुना बढ़ रहा है तो अगर इसी 2% मिक्स रहेगा तो लगभग 80-90 रिएक्टर, अगर हम अपना परसेंटेज मिक्स चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उसको फिर 20%, 25% करते हो तो ये तो 400-500 आराम से। देखिए अभी दूसरी बात है कि इंडिया के कई रिएक्टर्स हैं काफ़ी पुराने हैं, और जब ये पुराने रिएक्टर्स का मामला ये है कि
तब इंडियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमारे कई रिएक्टर्स हैं जो मॉडर्न साइज से कंपेयर, मॉडर्न रिएक्टर से कंपेयर किया जाए तो छोटे हैं। फॉर एग्जांपल कई हमारे रिएक्टर्स हैं 160 165 क्या कहते हैं मेगावाट्स, अच्छा। कई हैं 220 मेगावाट्स, ऐसे सब। लेकिन आप वो जैतापुर में जो प्लान कर रहे हैं बनाने की, वो 1.6 गीगावाट्स है, 1600 मेगावाट्स। तो मतलब वो एक रिएक्टर हमारे वो पुराने वो 165 वाले 10 रिएक्टर बराबर है। तो रिएक्टर का नंबर और परसेंटेज कोरिलेशन इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन जो भी है, द पॉइंट इज कि हमें कितना एनर्जी, कितना परसेंट बनाना है, कितना रिएक्टर्स चाहिए। तो अभी कुडंकुलम जो बन रहा है वो 1 गीगावाट का बन रहा है। उनका एक और एडवांस मॉडल है 1.3 गीगावाट्स का शायद, या 1.2 ऐसा कुछ जो भी है। लेकिन वो इंडिया ने नहीं खरीदा। ऑफर किया था, इंडिया ने ना बोला, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई थी। आई डोंट बिलीव दिस, बट जो भी है। सो रिएक्टर्स का नंबर पे मत जाइए, आप पावर जनरेशन पे देखिए। और ये एक और बात है, जो हम सोलार की बात करते हैं तो इस पे आता है कि लोग कहते हैं कि हाँ 125 गीगावाट हमने इंस्टॉल की है सोलार पैनल्स एनर्जी की। इंस्टॉल आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब तक सूरज नहीं है उससे क्या फायदा। तो जनरेट कितना हुआ? अभी जर्मनी में कुछ प्रॉब्लम हो गया। हाँ, कल या परसों मैंने देखा एनर्जी जनरेशन पे डेटा, वो आखिरी जो 2 या 3 रिएक्टर्स बाकी हैं जर्मनी में आर प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी देन 125 गीगावाट्स ऑफ सोलर पैनल इंस्टॉल्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लाउड कवर है, या जो भी है, अभी सूरज ही नहीं है। तो ये कह रहा हूँ 3 रिएक्टर्स 125 गीगावाट्स, ये तो ना, हमारे ये 3 रिएक्टर्स कितने का है? मान लीजिए कि ये बड़े बड़े प्लांट से 1-1 गीगावाट्स के, 3 गीगावाट्स न्यूक्लियर, 125 गीगावाट सोलर, और ये 3 ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है 125 से। तो इसी से पता चलता है कि सोलार की रिलायबिलिटी क्या है। इसमें एक ये भी बात है कि जैसे जब यूरेनियम जैसे अभी रिएक्टर्स हैं हमारे पास, तो क्या उसकी कोई कमी है? यूरेनियम इंडिया में अभी एक तरह से कहा जाए तो बोले, हम कह सकते हैं कि हमने पूरी अच्छी एक्सप्लोरेशन नहीं किया अभी तक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें कोई गोल्ड माइन मिल जाएगा कि करोड़ों टन यूरेनियम मिलेगा सडनली अचानक। लेकिन दुनिया से हम खरीद सकते हैं। अभी इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो हुआ है, वो इंडिया को रेगुलराइज किया है न्यूक्लियर इकोनॉमी में दुनिया की। तो अभी इंडिया यूरेनियम बाहर के मार्केट से खरीद सकता है। एक और चीज है, अभी तेल का प्राइस काफी फ्लक्चुएट होता है। क्लोज द डोर ना, क्लोज द बालकनी। तो तेल का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, एनर्जी का प्राइस ऊपर जा सकता है, कोयले का प्राइस ऊपर जाता है, तो अगेन प्राइस काफी फ्लक्चुएट हो सकता है। यूरेनियम का प्राइस डबल ट्रिपल भी हो जाए तो आपका न्यूक्लियर बिल ज्यादा नहीं होगा इतना, क्योंकि यूरेनियम का कंपोनेंट क्या कहते हैं, प्राइस का वो रेशो है, जो रेशो नहीं क्या कहते हैं, कंपोनेंट है, वो बहुत कम है। सो ऑन द होल आपको यूरेनियम का प्राइस अभी $40 है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 आउंस का, अभी सडनली $80 हो गया, $200 भी हो गया, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कॉस्ट इतना नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कॉस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्री इस पे और रेगुलेशंस भी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस सेटअप नहीं है इसके लिए, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होता है फाइनेंस पे। आप बैंक से कर्जा लोगे और वो उसका इंटरेस्ट जो है सबसे बड़ा कंपोनेंट है न्यूक्लियर प्राइस पे। अभी ऐसे चीज़ें आप सब्सिडाइज कर सकते हो किसी तरह से, फॉर एग्जांपल रेगुलेशन सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि वो रिएक्टर बिल्ड करने का टाइम कम होगा, तो टाइम कम हुआ तो पावर जनरेशन जल्दी शुरू होगा, इंटरेस्ट जल्दी पे कर सकते हैं, तो वो उसका प्राइस कम हो जाएगा। तो रिएक्टर प्राइसेस कम ज़रूर कर सकते हैं हम। कितना कम करना है वो हमारे पे, हम पे है कि हम कितने उस पर प्रॉब्लम्स डालते हैं बीच में। बट जो भी है, द पॉइंट इज कि यूरेनियम की कोई कमी नहीं है। यूरेनियम की कमी नहीं है, इंपोर्ट आराम से कर सकते हैं। अभी डील किया ही उसी लिए, तो उससे कोई टेंशन नहीं है। अब लोग कहते हैं, मुझे याद है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे कि उन लोगों ने यूरेनियम बेचना बंद किया, तो क्या कर सकते हैं हम? पहले तो क्यों करेंगे, कोई वजह होनी चाहिए। वैसे तो हम कह सकते हैं अरे तेल बेचना बंद किया तो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्या करेगा इंडिया? और तेल बेचना बंद कर दिया था, आपको याद होगा, आपको याद नहीं होगा, लेकिन 73 में ऑयल क्राइसिस हुआ था,
इसराइल की वजह से, वॉर की वजह से। तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में गई थी, और इसके जवाब में फ्रांस ने मेंडेस प्लान ये किया, इनिशिएट किया था। 20 साल में 60 रिएक्टर खड़े कर दिए, और फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी पूरी डीकार्बोनाइज होके फ्रांस आज एनर्जी 3 बिलियन यूरो पर ईयर एक्सपोर्ट करने से आता है एनर्जी, और सबसे क्लीन एनर्जी यूरोप में फ्रांस का ही होगा। क्योंकि 80% न्यूक्लियर है। अभी फ्रांस का प्रॉब्लम है कि देखिए, अभी पिछले फुकुशिमा के बाद कई लोगों ने प्रेशर डाला, तो फ्रांस ने तब कहा कि नहीं, हम 50% करेंगे, तो रिड्यूस करेंगे न्यूक्लियर कंपोनेंट हमारे एनर्जी मिक्स में। उससे आज लेकिन वो जैसे कम करने गए, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ गया, लोगों ने हड़ताल की, बोले ठीक है छोड़ दो, तो वापस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है फ्रांस में। जर्मनी में देखिए ना, जर्मनी में एनर्जी वेंडर जो किया था ये मर्केल ने फुकुशिमा के बाद 2011 में, इलेक्ट्रिसिटी का दाम कम से कम 3 गुना बढ़ गया, कम से कम। और पूरा क्राइसिस है। और ये भी अभी देखिए, अभी विंटर में भी जो है ये रिलायंस ऑन रशियन गैस, वॉर के टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है उनको। क्यों? अपना न्यूक्लियर प्लांट पूरा बंद कर दिए ना, और विंटर में कितना वहां पे इतना बर्फ है, वहां सूरज कहाँ आएगा, सोलर कितना चलेगा आपका। तो ये हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एनर्जी की बात है, नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी भी है। ये कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल से यूएस में प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, शायद ओबामा और रोमनी के टाइम पे ये बात शुरू हुई थी कि एनर्जी सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। आई थिंक ये पहले से ही चल रहा है। 73 में यूएस ने एसपीआर शुरू किया था, वो पेट्रोलियम रिजर्व, क्योंकि अगली बार अरब्स ने तेल बेचना बंद किया, तो उनके पास बैकअप होना चाहिए। तो अभी इंडिया ने भी शुरू किया है, लेकिन फर्क है कि इंडिया का आई थिंक रिजर्व 2 मिलियन लीटर ऐसा कुछ है, 2 मिलियन बैरल जो भी है। यूएस का 200 या 300 या 400 जो भी मिलियन बैरल्स है। तो हमें हमारा पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाना है, लेकिन अभी न्यूक्लियर पे बात कर रहे हैं, पेट्रोल पे नहीं। तो न्यूक्लियर का ये है कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी मिल जाएगी। हम जैसे पेट्रोल का रिजर्व बनाया, जैसे यूरेनियम का हम रिजर्व बना सकते हैं। दुनिया को क्या चाहिए? दुनिया को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम चाहे तो 3,500 टन यूरेनियम खरीद के हम एक वेयर हाउस में रख सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो वेयर हाउस पे सिक्योरिटी है, एज लॉन्ग एज वो कोई गलत इस्तेमाल नहीं करें। गलत मतलब अंतर्राष्ट्रीय नजरिया से, मतलब वेपन्स नहीं बना रहे हम। उनको कोई परवाह नहीं है। 3 टन खरीदो, 3,000 टन खरीदो, 3 लाख टन खरीदो, उनको कोई परवाह नहीं। उनको पैसे मिल रहा है ना, जो यूरेनियम बेच रहे हैं ये कंट्रीज। सो हम आराम से उसका एक रिजर्व कर सकते हैं, और इस्तेमाल के लिए तो निकाल ही सकते हैं, खरीद ही सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो अक्सर आती है वो ये है कि यार, इसमें ठीक है, आप कह रहे हो कि ये न्यूक्लियर बहुत क्लीन एनर्जी है, बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये सब ठीक है। लेकिन पैसा कहाँ है हमारे पास? क्योंकि इसमें तो हमने सुना है कि मतलब कितने हज़ारों करोड़ का रिएक्टर लगते हैं। जैसे 2 रिएक्टर की जो न्यूज़ आई थी, ये तमिलनाडु वाली, कुडंकुलम, हाँ, उसमें कि 40,000 करोड़ के 2 रिएक्टर लगे। अब 2 रिएक्टर 40,000 करोड़ के लगेंगे, और आप कह रहे हो 400-500 रिएक्टर चाहिए ही चाहिए हमको। तो इतना लाखों करोड़ पैसा कहाँ से आएगा? और इसमें कहाँ से, कॉस्ट का क्या सिस्टम है, क्या इकोनॉमिक्स क्या है इसका, न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर का इकोनॉमिक्स क्लियर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हो कि भाई, जब फ्रांस में, जर्मनी में जब आप न्यूक्लियर से दूसरी एनर्जी की सोर्स की तरफ जा रहे हो, सोलर की तरफ या कोई और कोल की तरफ, तो आपका प्राइस बढ़ जा रहा है कंज्यूमर्स के लिए। तो इससे तो ये लगता है कि न्यूक्लियर सस्ता है। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी देखिए, अब यूरोप और इंडिया का कंपैरिजन एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके नेशनल ग्रिड्स अच्छे हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत कुछ है। यहाँ पे तार नहीं लगाते। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी चोरी होती है, यहाँ पे हम फ्रीबीज बहुत देते हैं, ये सब नौटंकी बहुत होती है इंडिया में। तो इसलिए हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक प्रॉब्लम तो ये है बिजली का यहाँ पे। दूसरी बात है कि हाँ, एक रिएक्टर अब 40,000, मतलब वो 2 रिएक्टर, एक रिएक्टर 20,000 करोड़, बहुत पैसे, हाँ ठीक है। लेकिन कुडंकुलम कितने साल लगे बनने में? 8 साल कम से कम। कुडंकुलम ओरिजिनल वो प्लान जो था 86 में था, 88 में इन लोगों ने डील साइन किया था। उसके बाद सोवियत 1988, हाँ, उसके बाद वो सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना लंबा चौड़ा खींच दिया। अभी शुरू हो रहा है। ओरिजिनल प्लान 8 रिएक्टर्स का था, अभी 6 रिएक्टर्स ही बना रहे हैं, 2 उन्होंने डंप कर दिया।
तो अब अभी ऐसे देखिए वो कहाँ पे गोरखपुर में हरियाणा में उसका प्लान 84 में बना था। पहला प्लान मैंने देखा है रिकॉर्ड्स में 84 में था कि हाँ यार प्लान बनाना है। तो अभी अखबार में देखा मैंने शायद 2 हफ्ते पहले कि हाँ ये प्लान बना रहे हैं। मैंने बोला यार 84 से ये प्लान चल रहा है, नई बात नहीं है। अभी ये फतेहाबाद वाला जो हरियाणा में है, पंजाब के बॉर्डर हाँ पे। वही। हाँ तो वो 84 का है। हाँ क्या बात कर। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ, हमारे प्लान्स हैं, बनाते हैं हम, कुछ करते नहीं है। पहले तो एक बात है। दूसरी बात है कि जब आप ज्यादा टाइम लगाते हो रिएक्टर बनाने के लिए, मतलब एक बार आपने रिएक्टर बनाना शुरू किया, पैसा कर्जा लिया बैंक से, गवर्नमेंट से, जहां से भी, उसके बाद आपको फटाफट खत्म करना है ताकि आपका रिएक्टर ऑनलाइन जल्दी आ जाए और बिजली बनाना शुरू करे, ताकि आपको पैसे कमा पाए। आप उसमें प्रोटेस्ट, ये वो नौटंकी इतनी होती है यहाँ पे यार, तो डिले हो जाएगा तो क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना बैंक का। नहीं ये तो बात है, अगर 40 साल अगर आप एक रिएक्टर को ऑनलाइन लाने में लगा रहे हो। टू बी फेयर, अभी 84 में प्लान बनाया था, इसका मतलब ये नहीं कि कर्जा 84 में लिया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारा कितना स्लो चलता है जनरली। अभी जैतापुर भी देखिए, जैतापुर का प्लान आई थिंक 2005 में डिस्कशन शुरू हुआ था, 2008 में शायद फाइनलाइज हुआ था कि हाँ कुछ करना है, मतलब ईडीएफ फ्रांस से हम ये करेंगे, ये होता। अभी भी ये शुरू नहीं कर रहे, कितना टाइम लगा ये। मैं तो आप कोई सी भी इंडस्ट्री आप सस्टेन नहीं करोगे तो बंद पड़ जाएगी। आप पेंसिल बनाने की इंडस्ट्री लीजिए, सेफ्टी पिन बनाने की इंडस्ट्री लीजिए, आपको डिमांड नहीं है। अभी मैं इंपोर्ट करूंगा फिलीपीन से, मलेशिया से, जहां से भी सेफ्टी पिन्स, ठीक है, या सुई धागा वहां से इंपोर्ट करूंगा, इंडिया से मैं खरीदूंगा ही नहीं। यहाँ की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। और उसके बाद में और यहाँ के कई होंगे, कोई एक आध जो शुरू करेंगे 15 साल बाद, 20 साल बाद, और बोलेंगे नहीं एक सुई 50 रुपए की हो रही है, लेकिन हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें 50 सुई 1 रुपए में मिल सकती है, ये क्या है। हाँ, क्योंकि आपने इंडस्ट्री बंद कर दी ना। अभी देखिए रिएक्टर्स हम इतने धीरे बना रहे हैं, कौन शुरू करेगा रिएक्टर? क्यों करेगा? मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है न्यूक्लियर बिजनेस में जाने की, क्योंकि मुझे पता है कि 40 साल में एक रिएक्टर का ऑर्डर आएगा, उसमें प्रॉफिट कहां से बनेगा। लेकिन आप हर साल 2 या 3 रिएक्टर्स की ऑर्डर देते हो, और नेक्स्ट एटलीस्ट 50-60 साल हम ऐसे रिएक्टर के ऑर्डर दे ही सकते हैं, 2-3 रिएक्टर्स पर ईयर हम दे ही सकते हैं, देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लोग बोलेंगे हाँ यार काफी रिएक्टर्स बना रहा है इंडिया। देखिए अमेरिका पॉपुलेशन क्या है, 330 मिलियन, उनके 100 रिएक्टर्स हैं रफली 9800 ऐसा कुछ है। 103 थे, अभी 2 बंद हो गए, जो भी 100 मान ले एवरेज। हाँ, इंडिया का 1.4 बिलियन है, तो कितना होना चाहिए रिएक्टर? 300-400 तो होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इतने रिएक्टर्स बनाने हैं और इंडिया ने सीरियसली लिया कि हाँ अब न्यूक्लियर करना ही, और वो अमेरिका में सिर्फ 33% है उनका ग्रिड न्यूक्लियर, 70-80% नहीं है फ्रांस की तरह। तो इंडिया ने बोला कि हम 50-60% करना है, तो हमारे 1000 रिएक्टर्स के पास आ गए ना। हाँ, लेकिन अगर दो के हिसाब से भी चलते रहे तो भी 30 साल में 60 ही बनेंगे। 2 रिएक्टर नहीं, देखिए 20 साल में 60 रिएक्टर्स फ्रांस ने खड़ा किया था। आप एक और प्रॉब्लम है इंडिया में कि हम रिएक्टर बनाते ही 2 एट अ टाइम, कोडंकुलम 1 and 2 खत्म हो गया, उसके बाद 3 and 4। एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर मैनेजमेंट है ऑफ ऑल कंट्रीज यूएई में, वो बराक का प्लांट जो बनाया था, 4 रिएक्टर्स एक ही टाइम पे बना रहे हैं। तो क्या होता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, क्योंकि अभी मैंने एक रिएक्टर बनाया तो दूसरा रिएक्टर जो भी मैंने यहाँ सीखा है वो इमीडिएटली हम कॉपी करके सेकंड में बना सकते हैं, और तेजी से बना सकते हैं, और तीसरा और तेज होगा, चौथा और तेज होगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं पहले से, सेकंड से, थर्ड से, तो नॉलेज ट्रांसफर बहुत आसान है। लेकिन इंडिया कभी ऐसे करता ही नहीं है, हम 2 रिएक्टर्स बनाते हैं मैक्सिमम। एक तो प्रॉब्लम ये है, दूसरी बात है कि हम बना भी लें रिएक्टर्स तो 1-2 साल में इसे, लेकिन आपके इतने रेगुलर ऑर्डर्स आ जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर इंडस्ट्री बढ़ेगी और कंपनीज बोलेंगे यार मैं भी पार्ट्स बनाना चाहता हूँ, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, पैसे बनाना है, तो मैं भी प्रॉफिट कर सकता हूँ, मैं भी ये कंपोनेंट बनाऊंगा, जो भी कंपोनेंट है, छोटा बड़ा जो भी है। सो न्यूक्लियर इंडस्ट्री बढ़ेगी, और इससे देखो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट्स कितने हैं, उसका रिपल इफेक्ट कितना है। अभी न्यूक्लियर इंडस्ट्री बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एजुकेशन सेक्टर में ये आएगा, क्या कहते हैं, ज़्यादा कोर्सेज, ये वो सब, काफ़ी इसका इफेक्ट हो सकता है। इट्स नॉट हम सोचते हैं कि एनवायरनमेंट है या एनर्जी है, नहीं, और नेशनल सिक्योरिटी, हाँ ठीक है, एक और है, इकोनॉमी पे भी है। अभी 50, 60, 70, 100 पता नहीं 300, 3000 जो भी कंपनीज अभी शुरू हो गए सीमेंट के लिए, क्योंकि अभी सीमेंट बोलते हैं हम, सीमेंट देखिए न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन के लिए, स्टील, सीमेंट, ये सब स्पेशल
होता है मटेरियल, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का उसका जो स्ट्रेन है उसका सेफ्टी और हाई है। तो रेगुलर स्टील जो आप बर्तन बनाते हो या हवाई जहाज बनाते हो जो भी है वो काफ़ी नहीं है, उससे कई ज़्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं लेकिन रेजिलियंस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी चीज़ें चाहिए। तो उसका न्यूक्लियर ग्रेड स्टील करके एक अलग ये कैटेगरी है। तो इतने अभी कंपनी शुरू हो जाएंगे, एक रिएक्टर प्रेशर वेसल का कोई पार्ट बनाएगा, एक वो स्टील का पार्ट करेगा। आप रिएक्टर प्रेशर वेसल बनाने की फैक्ट्री शुरू करोगे, मैं एक फैक्ट्री शुरू करूंगा आपको स्टील प्रोवाइड करने की, है ना। तो ऐसे कितना स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है, इकोनॉमी काफी ग्रो हो सकती है। ये भी है, काफी चीजें हैं इसमें, एक ही चीज, ये एक डोमेन का टॉपिक नहीं है। ये तो मतलब सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं, ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा बिल्कुल अस्त्र है। और अब ऐसे हाईटेक चीजों पे, हाईटेक मतलब नॉट जस्ट न्यूक्लियर साइंस बट ऑल्सो उसका इंजीनियरिंग, उसका केमिकल इंजीनियरिंग, उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ये सब आपको भी मास्टर करना पड़ेगा। तो एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा होगा, डिमांड बढ़ेगा। अभी देखिए इंडिया में क्या है, आप आईटी में हो तो ठीक है पैसे बनाओगे, बाकी सेक्टर्स में इतना ये नहीं है, डिमांड नहीं है, और मतलब सेम सैलरी लेवल नहीं है ना, स्टेटस भी नहीं है। लेकिन अभी सडनली आपका सिविल और मैकेनिकल इसका भी डिमांड बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगा, तो और लोग आएंगे ये सीखने। इसमें काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी जब जैसे 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई क्योंकि न्यूक्लियर पे एक नेशनल सिक्योरिटी की भी एक बात रहती है कि सरकार की ज़्यादा ध्यान वहाँ पे रहने वाला है, न्यूक्लियर पावर पे ध्यान देंगे। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, जैसे 3-4 ही रिएक्टर हैं वो ऑनलाइन आ पाए हैं और वो भी पहले से कमीशन हुए होंगे। तो उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट का, और ये कितना मुश्किल रहता है नॉर्मली ये सब कमीशन करके, कितना टाइम लगता है? कितना मुश्किल नहीं है, एक बार आपका सिस्टम सेटअप हो जाए फटाफट कर सकते हैं। अभी इंडिया में हमें हमारा असली भगवान ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, उससे कुछ तो ये कट करना है, सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हैं। टाइम लगेगा, इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब देखिए, मैं जहाँ तक मैंने देखा है गवर्नमेंट का और न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी का संबंध बहुत कम है, क्योंकि वो टेक्निकल एस्पेक्ट है, किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो वो क्या कहते हैं, अपना BRC और DAE ये सब जो प्लान्स बनाते हैं, वो अपने आप कुछ बनाते हैं, सरकार बोलती है हाँ ठीक है, या फिर पैसे नहीं है चलो 2 प्लान्स करते हैं, आप 5 प्लान लेके ये 2 इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे चलता रहता है धीरे धीरे। एक ही टाइम एक ही सरकार है जो न्यूक्लियर के पीछे पड़ा था, और वो नेहरू की सरकार थी, क्योंकि होमी भाभा फर्स्ट हेड ऑफ DAE एटॉमिक एनर्जी कमीशन पहले उसका मित्र था। तो डिनर पे बैठेंगे, बोलेंगे हाँ भाई होमी क्या हो रहा है न्यूक्लियर का, तो एक काफ़ी क्लोज नज़रिया थी नेहरू की। और नेहरू की ये मॉडर्न टेम्पल्स कोट काफ़ी फेमस है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स, डैम्स, ये सब, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट थी। इतना इंटरेस्ट किसी ने नहीं लिया, नॉट इवन इंदिरा गांधी, नोबडी, इतना इंटरेस्ट किसी ने नहीं लिया न्यूक्लियर पे। और कई प्राइम मिनिस्टर्स थे, उससे नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब इतना घटिया उनका ये था रिकॉर्ड न्यूक्लियर पे कि बाप रे। सो दिस इज बिग हर्डल। लेकिन अभी कोई सरकार आके बोले नहीं हमें न्यूक्लियर करना ही है बस, तो DAE को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और बोल सकते हैं अरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है, नहीं फटाफट करना। और ये लोग क्या करेंगे, ऑलवेज सेफ्टी के पीछे छुप जाएंगे, अरे सेफ्टी ये वो, ठीक है। तो UAE में क्या सेफ्टी नहीं है क्या? वो 4 साल में कैसे 4 रिएक्टर बना रहा है? क्योंकि 4 एक ही टाइम पे बन रहा है, ईच रिएक्टर इज टेकिंग 4 years, लेकिन 4 रिएक्टर्स एक ही टाइम पे बन रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन डाला और यहाँ पे रिएक्टर फिनिश नहीं हुआ, लेकिन सेकंड फाउंडेशन डाला, तीसरा फाउंडेशन डाला, फोर्थ फाउंडेशन डाला, है ना। तो चारों एक ही टाइम पे बिल्ड हो रहे हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कोस्ट वाली कि अगर हम अच्छे से बनाएं, मान लीजिए ये जो UAE में बने हैं 4 रिएक्टर 4 साल में, इनका क्या कॉस्ट वगैरह है, क्या पर रिएक्टर का कितना पड़ा है इनका? अभी मुझे याद नहीं है, वो मैंने 2016 या 17 में पढ़ा था। अप्रोक्सीमेटली कितना? नहीं, वो कॉस्ट डिपेंड, टू बी फेयर कॉस्ट हम ऐसा स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो है कि हर रिएक्टर अलग है। एक और प्रॉब्लम है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कि हर रिएक्टर अलग है। क्यों? क्योंकि हर रिएक्टर आप एक साइट पे बनाओगे और उस साइट की खासियत पे डिपेंड होता है रिएक्टर का कॉस्ट। अभी जैसे कि आप कोस्टल एरिया में बनाओगे, आपको फ्लडिंग का जरा ध्यान रखना चाहिए। हमने फुकुशिमा में सीखा है ये सबक। आप कई अर्थक्वेक जोन में बनाओगे, अभी अर्थक्वेक जोन्स
लेवल होते हैं, कई जोन में हम बनाते ही नहीं है, लेकिन हल्का सा डेंजर है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि लाइक 90% ऑफ द क्या कहते हैं अर्थ का सरफेस कोई ना कोई अर्थक्वेक जोन में ही है, ठीक है। तो सबसे कम रिस्क वाला एरिया में हम अभी बना रहे हैं, तो वहाँ अर्थक्वेक का टेंशन हो सकता है, तो वहाँ पे हम स्लाइटली डिफरेंट रिएक्टर बनाते हैं। वहाँ पे फ्लड प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक के लिए स्टेबिलिटी चाहिए। कोई और रिएक्टर है वहाँ पानी का प्रॉब्लम हो सकता है, बारिश में पानी नहीं हुई तो उसके लिए पानी का इंतजाम करना पड़ेगा हमें। वहाँ अर्थक्वेक और फ्लड्स की टेंशन नहीं है, पानी की टेंशन है, पानी लाने के लिए एक्वाडक्ट्स जो भी है वो करना पड़ेगा। हर रिएक्टर टेक्निकली थोड़ा डिफरेंट होता है, तो स्टैंडर्डाइज करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है कि अभी आप जाके किसी को पूछोगे कि मुझे एक रिएक्टर चाहिए, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो महंगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ, आप जाके वेस्टिंग हाउस को या किसी जो भी कंपनी को आप जाके बोलोगे हाँ मुझे 100 रिएक्टर्स चाहिए अगले 25 सालों में, हर साल 4 रिएक्टर गारंटी हम ले रहे हैं, उनका प्राइस आप काफ़ी नेगोशिएट कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर कोई प्लेस भी नहीं करेगा, तो इकोनॉमी ऑफ स्केल हो जाएगा। दूसरी बात है कि कई नहीं, दुनिया में मैंने आज तक कई ऐसे सिचुएशन नहीं देखा जहाँ पे आपको रिएक्टर के साथ साथ लोन नहीं मिलता। अभी ये 40,000 करोड़ कोडांकुलम की बात कर रहे हैं 1 और 2 की, उसके लिए लोन मिला हमें रशिया से। तो हाँ, लोन लेना है, उसके पे कर्जा है, वो पे करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा 100% पैसा अभी ही देना है अपफ्रंट, ऐसे नहीं है। और आप कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है देखो हम 20% अपफ्रंट दोगे, उसके बाद जैसे ही एनर्जी जनरेट होगी हम पे करेंगे ओवर 20, 30, 40 ईयर्स। अभी आप न्यूक्लियर की छोड़िए, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लोगे, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट बनाने की, या फिर आपको डैम बनाना है, या फिर आपको ये नेशनल रिवर लिंकिंग की सोच रहे हो आप, बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हर किसी, अभी आपके नेशनल हाईवेज जो है, अभी मोदी सरकार ने हाईवेज पे काफी अच्छी डेवलपमेंट की है, उसके लिए पैसे कहाँ से आए थे? बैंक में पड़े थे? नहीं, बॉन्ड्स इशू किए, NHAI बॉन्ड्स हैं, है ना। तो ऐसे ही पैसे मार्केट से उठा सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, काफी चीजें हैं। और जब वो कमाना शुरू कर देंगे हाँ, तब आप पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए फटाफट करना चाहिए। एक ऐसा भी कुछ आया था, जैसे मैं इसको देख पा रहा हूँ कि कितने सारी जो कंपनीज हैं उनके पास कोई इतने बड़े ऑर्डर्स नहीं है। अगर आप 100 रिएक्टर्स का मान लीजिए ऑर्डर देते हैं कि 25 साल 30 साल में हम बनाने वाले हैं, कि भाई 100 200 जो भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कंपनी को हम एक इस तरीके से इंसेंटिव दे सकें कि वो यहाँ पे, बिल्कुल, जो सो कॉल्ड आत्मनिर्भरता की बात है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि न्यूक्लियर एनर्जी में एटलीस्ट रिएक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशंस हैं, उन सब में हम कम से कम आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि ये सिर्फ इसका नहीं है, जैसे हमने बात किया नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी इशू है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होना चाहिए आत्मनिर्भरता का। बिल्कुल, आई गारंटी यू एक चीज, अभी आप किसी भी कंपनी को जाके 100 रिएक्टर्स के ऑर्डर दोगे तो वो आपको ब्लूप्रिंट ही दे देंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका 100 रिएक्टर का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, गारंटी इतना पैसे आ ही रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जरूर होगी। और दूसरी बात है कि हमें ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे डिपेंड इतना होना भी नहीं चाहिए। मतलब हाँ, अच्छी बात है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में हमें भी डेवलप करना चाहिए। आप 100 रिएक्टर्स बनाओगे, अपने आप सीखोगे आप कैसे रिएक्टर बनाते हैं, उसका डिजाइन सीक्रेट्स क्या है, और अपने आप अपनी रिसर्च डेवलप कर सकते हो। आप अपने रिसर्च में कोई और डिजाइन बना सकते हो। ऐसे नहीं कि इंडिया अपने रिएक्टर्स डिजाइन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगेन उसमें प्रॉब्लम यही है कि कोई इंसेंटिव नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं हमें न्यूक्लियर ही करना है और पीछे पड़ जाए, तो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बोलेंगे ठीक है हमें कुछ करना चाहिए इन रिएक्टर्स पे, है ना। अभी देखिए आप FBR देखिए, मुझे याद, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्कम में बन रहा है। फास्ट ब्रीडर में क्या, स्लो ब्रीडर और फास्ट ब्रीडर में क्या अंतर है? नहीं, रिएक्टर बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन अभी फॉर नाउ देखिए FBR जो है वो कुछ अभी मुझे याद भी नहीं है अभी कितने साल लेट हो गया, 11 साल या कुछ ऐसे लेट हो गया। तो मैंने उसके वहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की थी, मैंने एक बार पूछा मैंने यार इतना लेट क्यों है, तो बोला एक इंडस्ट्री की गलती नहीं है। अभी मैं टाटा को जाके बोलूँगा कि मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, ये कंपोनेंट चाहिए, वो बोलेगा देखो भाई अभी मुझे एक मारुति से ऑर्डर आया है, इतने 1000 पार्ट्स बनाने हैं, इतने लाख पार्ट्स बनाने हैं, तो मेरा लाइन जो है फैक्ट्री में वो पार्ट बनाने पे लगा हुआ है। इसके बाद 6 महीने में 1 साल में जो भी आपका पार्ट में डालूंगा फैक्ट्री में, लाइन में, क्योंकि एक लाइन में आपके लिए रिजर्व करके नहीं रख सकता, क्योंकि आप ऑर्डर नहीं है ना इतना बड़ा। 20 साल में एक ऑर्डर दोगे तो मेरा फायदा नहीं होगा ना। तो ये होता है,
दिस इज अनदर थिंग, अभी आप इतना ऑर्डर दोगे तो कंपनीज ज्यादा बढ़ेंगे, इंडिया में बढ़ेंगे तो कंपनीज भी और प्राइवेट भी हेल्प करने की कोशिश करेगी। एक और प्रॉब्लम है न्यूक्लियर में कि ये पूरे गवर्नमेंट के हाथ में, देखिए अभी टू द एक्सटेंट की, देखिए अभी 2000 शायद 16 में या 17 में एक लॉ पास किया जिससे गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी रिएक्टर बन रहे हो तो ये डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाएगा और एनपीसीआई डीएई पैसा यहीं से आएगा। अभी कोई दूसरी गवर्नमेंट कंपनी है वो अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती। नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, उनको इंटरेस्ट पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बोले कि एनर्जी की ज़रूरत है इंडिया में तो हम न्यूक्लियर में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें पैसे बना सकते हैं। स्टेक होल्डर, मैनेजमेंट नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, मैं आपको एक कर्जा दे रहा हूँ, मुझे उसका इक्विटी चाहिए, 20% प्रॉफिट जो भी है मुझे चाहिए, इतना ही करना है हमें और कुछ नहीं करना है। वो भी अलाउड नहीं था क्योंकि सिक्योरिटी करके हम चुप जाते हैं, हमारी इनकॉम्पिटेंस छुपाते हैं और कुछ नहीं। एनीवे, आपने पूछा था ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। ये क्या होता है? देखिए रिएक्टर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। एक तो ग्रेफाइट लाइट वाटर रिएक्टर है, हैवी वाटर रिएक्टर है, ग्रेफाइट रिएक्टर है, सोडियम कूल्ड रिएक्टर है, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर जैसे होते हैं, हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स होते हैं, और क्या है, ये अभी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बन गए। टाइप्स बहुत होते हैं, उनके डिज़ाइन स्लाइटली अलग होते हैं बट द बेसिक फिजिक्स वही होगा। आप यूरेनियम को या फिर कभी कभी प्लूटोनियम को आप फिशन करोगे, उसकी एनर्जी से आप पानी उबालोगे और उससे पावर जनरेट हो जाएगा, इतना ही तो है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक रिएक्टर डिफरेंट किस्म का होता है और हर रिएक्टर टाइप में एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। जैसे कि हैवी वाटर रिएक्टर में आप ज़्यादा प्लूटोनियम जनरेट कर सकते हो। ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम, मतलब वेपन्स प्रोग्राम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लाइट वाटर रिएक्टर में यूरेनियम जनरेट होता है, ये सॉरी प्लूटोनियम जनरेट होता है बहुत कम, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स। उसे कोई बॉम्ब बनाना बहुत मुश्किल है प्लूटोनियम, मतलब, लेकिन एनरिचमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लूटोनियम बॉम्ब नहीं बना सकते हैं उससे, बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इतना ही है, ये बहुत टाइप्स है। जैसे कि अभी गाड़ी है, मर्सिडीज हो या मारुति हो, गाड़ी है, तो ऐसे ही रिएक्टर्स हैं। और रिएक्टर की गाड़ी थोड़ी है, गाड़ी में अंतर है ना। हाँ, ये तो रिएक्टर्स में बिल्कुल, तो रिएक्टर्स में भी ऐसे ही है। और रिएक्टर्स में क्या है कि ऐसे नहीं कि आपका यही बेस्ट रिएक्टर है, डिपेंड्स सिचुएशन पे। क्योंकि आप अरुणाचल में रिएक्टर बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको EPR 1.6 गीगावाट्स का रिएक्टर वहाँ आप माउंटेन रेंज के बीच में डाल सकते हो कि नहीं, इतना एरिया है कि नहीं, इतना डिमांड है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे, वो सब सोच के बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक ही रिएक्टर खरीदा और वही सब जगह छाप दिया, ऐसे नहीं है। एक तो ये है। दूसरी बात है कि अभी कई रिएक्टर फास्ट ब्रीडर प्लूटोनियम भी यूज़ करेगा थोड़ा, और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन हम थोरियम यूज़ करेंगे इवेंचुअली। और थोरियम के लिए हमें कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में बहुत थोरियम है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि दुनिया का थोरियम कंजम्पशन 10 टन है साल में। लेकिन एक बार हमारे थोरियम रिएक्टर्स आ गए तो हमारी ट्रूली एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएगी, क्योंकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी उसके बाद यूरेनियम। तो हम थोरियम रिएक्टर्स क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि वो होमी बाबा का 3 स्टेज प्लान है हमारे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में। पहले हम हैवी वाटर्स बनाएंगे, उसे प्लूटोनियम जनरेट करेंगे और प्लूटोनियम यूज़ करके फास्ट ब्रीडर्स रिएक्टर्स शुरू करेंगे। और उसमें हम क्या करेंगे कि थोरियम का ब्लैंकेट रखेंगे। तो थोरियम, ये न्यूक्लियर साइंस में फिजाइल और फर्टाइल मटेरियल में अंतर है। फिजाइल मटेरियल आप न्यूक्लियर में यूज़ कर सकते हो, फर्टाइल में आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रिपेयर कर सकते हो यूज़ करने के लिए। तो थोरियम का ब्लैंकेट बनाओगे प्लूटोनियम के आसपास सराउंड करके, तो वो यूज़ करने हम शुरू कर सकते हैं। तो इवेंचुअली हम प्लूटोनियम निकाल के पूरा थोरियम का ही कर सकते हैं, यूरेनियम 233 जनरेट करके। बट ये काफी लंबा प्रोसेस नहीं है? बिल्कुल लंबा प्रोसेस है, इसीलिए डायरेक्टली अगर आप कह रहे हो कि थोरियम के बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट हम शुरू नहीं कर सकते, वो प्रोसेस करना पड़ेगा, वो जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा। होमी बाबा ने ये प्लान 1954 में बनाया था और उसने सोचा था कि 2000 तक हम कर सकेंगे, लेकिन 2000 तक इतनी फोकस नहीं थी इंडियन गवर्नमेंट की। और ये मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है बस, क्योंकि इंडिया में 1954 और 2000 के बीच में युद्ध था, आतंकवाद
का ये प्रॉब्लम, आतंकवादियों का प्रॉब्लम था, उसके बाद फैमिन भी थी, कई प्रॉब्लम्स आए जो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन न्यूक्लियर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस दैट वाज नॉट एक्सप्लोर्ड बेसिकली। हाँ बिल्कुल, नोबडी टुक केयर ऑफ इट बिल्कुल आफ्टर नेहरू। हाँ। लोग कहते हैं कि अभी आपने पूछा था कि आप पैसे क्या करना है, आप इंडियन न्यूक्लियर एफर्ट्स 1944 में शुरू हुआ था, देश से पहले न्यूक्लियर का हमारा एफर्ट शुरू हुआ था, टाटा ने शुरू करवाया था। 1954 में इंडिया का पास पैसा था नहीं, हमने शुरू किया। पहला रिएक्टर हमारा 1956 में साइरस था, वो इलेक्ट्रिसिटी का नहीं था, ठीक है। 1960 में हमने राजस्थान में तारापुर में ये 2-3 रिएक्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वहाँ करवाया था। 1960 में इंडिया के पास कितना पैसा था? अभी फिर भी इंडिया का $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो तब हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये तो सोचने वाली बात है कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक जूश टेक्स्ट में एक लाइन है, कहावत है, उसमें बोलते हैं कि जहाँ पे कोई विजन ना हो वहाँ के लोग मर जाते हैं। Where there is no vision, the people perish. जब इसकी बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी जो बात है वो सेफ्टी की आती है कि भाई ठीक है, कोस्ट भी आप जस्टिफाई कर रहे हो, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी अच्छा है, डेंसिटी पर दिस थिंग इज आल्सो ग्रेट, हर चीज़ एस्पेक्ट से न्यूक्लियर आपका मान लिया कि अच्छा है, लेकिन सेफ्टी का क्या, कि कल को कुछ भी हो सकता है, कि मतलब पूरे जैसे चेरनोबिल का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, फुकुशिमा का जापान में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखिए वहाँ पे क्या सिचुएशन हुई। तो मैं एक ये इस कॉन्टेक्स्ट में, और एक उसके बाद डॉक्यूमेंट्री भी आपने देखी होगी चेरनोबिल पे जो बनी थी अभी HBO की जो आई थी, तो एक तरीके से बहुत बड़ा फियर है लोगों में। और हम भी जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो एक ये था कि देखो हिरोशिमा नागासाकी में अभी तक बच्चे ऐसे अपंग पैदा होते हैं क्योंकि वहाँ पे बम डाला था। तो ये सब जो सिचुएशंस हैं, ये सब जो बातें आती हैं, जो बच्चे शुरू से ही मतलब बचपन से ये सब सुनते हैं, तो एक माइंड में बैठ जाती है वो बात। और एक नॉर्मल सी बात है ना कि आप सोलर से, ठीक है आप सोलर को देखते हो, हाँ क्या है, प्लेट डिग्रेड हो रही है, कुछ नहीं है, फटेगी नहीं ना कल। लेकिन न्यूक्लियर में है कि बॉम्ब फट गया तो क्या होगा, मर जाएंगे रेडिएशन से। पहले तो जब लोग ऐसे सवाल करते हैं, मेरा पहला सवाल ये होता है कि आपने 9th स्टैंडर्ड पास किया है क्या फिजिक्स में? क्योंकि हर स्कूल अलग है, लेकिन मैं इंडिया में ICSE में 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स में पास किया था। इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी क्लियर थी मुझे तब से। अभी यूनिवर्सिटी में मैंने ज़्यादा डिटेल से पढ़ी ऑब्वियसली, लेकिन तब भी ये था। पहले तो आपको यूरेनियम, अभी लाइट वाटर रिएक्टर की बात कर रहे हैं हम, यूरेनियम 238 नहीं 235 यूज़ करेंगे एनरिच करके, ठीक है। उसका एनरिचमेंट का परसेंटेज कितना है? 2% 3% बस। इनफैक्ट वो भी अभी रिसर्च चल रहा है 1.5% पे ही काम चलाने की, एफिशिएंसी, विदाउट लूजिंग एफिशिएंसी 1.5% एनरिचमेंट से ही कैसे काम चला सकते हैं। आपको बॉम्ब के लिए कितना एनरिचमेंट चाहिए? कम से कम, मतलब कोई एकदम थर्ड वर्ल्ड कंट्री ने एक पहला बॉम्ब बना रहा है, कुछ पता ही नहीं है, कम से कम, और वो भी अच्छा बॉम्ब नहीं है, लेकिन ठीक है एक्सप्लोड हो जाएगा, वैसे बॉम्ब बनाओगे, कम से कम आपको 60-70% की एनरिचमेंट चाहिए ही चाहिए। इफेक्टिव नहीं होगी। आपको इफेक्टिव बॉम्ब्स चाहिए तो उसके 90%, 90-95% आराम से चाहिए। तो यहाँ ये जो माइंडसेट है कि फट जाएगा, रिएक्टर कभी नहीं फटेगा, चांस ही नहीं है। तो वो एक फिर अच्छा, फिर हम आ जाते हैं रेडिएशन फैल गया तो पूरे एरिया में मर जाएंगे लोग। रेडिएशन के लिए अब 2-3 चीजें हैं। पहले तो एक रिएक्टर प्रेशर वेसल होता है, रिएक्टर प्रेशर वेसल नहीं सॉरी, वो कंटेनमेंट एक डोम होता है, वो रिएक्टर को, रेडिएशन को अंदर ही रखेगा। अच्छा। कुछ हुआ तो, लेकिन इसमें बहुत सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं। पहले रिएक्टर, अभी कई रिएक्टर्स हैं, वो लेटेस्ट 4th जनरेशन 4+ जनरेशन जो भी है रिएक्टर्स हैं, Gen 5 Gen 4 जो भी आप कहना चाहते हो, जिसमें वहाँ सेफ्टी मैकेनिज्म है, वो आर बेस्ड ऑन लॉज ऑफ फिजिक्स ओनली। मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बंद हो जाएगा कुछ गड़बड़ हो गया तो। फॉर एग्जांपल एक है रिएक्टर डिजाइन, उसमें वो रिएक्टर प्रेशर वेसल जो है उसका नीचे एक छेद है और वहाँ पे एक मेटल का पीस है जहाँ पे एक वो फ्रीज किया हुआ है, ठीक है। और क्या होता है कि वो रिएक्टर चल रहा है क्योंकि वो छेद है वो ब्लॉक किया वो मेटल पीस से। अभी मान लीजिए कोई रिएक्टर को पावर कट हो जाएगा तो क्या होगा, वो फ्रीज होने वाला वो मेटल पीस पिघल जाएगा
और पूरा रिएक्टर का जो है वो पूरा नीचे रिएक्टर से बाहर आएगा एक कंटेनमेंट चेंबर में, उसमें जाके बैठ जाएगा, तो रिएक्टर अपने आप बंद हो जाएगा। तो ऐसे डिजाइन हैं जो एकदम सेफ करते हैं, चांस ही नहीं है कुछ होने का। अभी रहा सवाल ये है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की सेफ्टी। अभी सवाल सिविल इंजीनियरिंग का सेफ्टी। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ये मेरी यकीन करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे देख सकते हो कई न्यूक्लियर का वो टेस्टिंग जो है, इन लोगों ने मिसाइल फायर की है ऑन द डोम जो रिएक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है। कई लोगों ने प्लेन क्रैश की है, पूरी प्लेन जेट प्लेन क्रैश की है, कुछ नहीं हुआ। तो इतनी जब सेफ्टी से बनाते हैं, ये मैं कह रहा था, जैसे कि मैं कहा था कि न्यूक्लियर ग्रेड स्टील अलग है हवाई जहाज का या बर्तनों का या फ्रिज का या कार का स्टील से, तो ये मैं कह रहा हूँ। तो सीमेंट है, ये जो भी है, ये सब चीज़ें हैं न्यूक्लियर के लिए हम इतना सेफ बनाते हैं, तो इतना डरने की बात नहीं है। अभी हाँ एक्सीडेंट्स हो गए, होते रहते हैं, लेकिन कितना लॉस ऑफ लाइफ हुआ। चेरनोबिल में आप देखिए, चेरनोबिल की इनिशियल लॉस ऑफ लाइफ थी कोई 60 लोग ऐसे कुछ थे, नॉट मिलियंस। उसके बाद रेडिएशन सिकनेस से कोई और 4000 बीमार हो गए, जो भी है। और उसका नेक्स्ट जनरेशन जो भी एक्सपैंड करोगे, फिर भी ऐसे नहीं कि करोड़ों लोग बीमार हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो फिर भी 1 लाख से भी कम ही है। एक तो ये है। अभी आप दूसरे तरफ से सोचिए, कितने लोग इंडिया में ही देखिए रेस्पिरेटरी इलनेस से मरते हैं, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब होता ही रहता है ना। that's not communicable, like मतलब it's not exponential राइज नहीं होगा उसमें। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अब जब कोयला जला के आप प्लांट्स करते हो, वो पोल्यूशन होता है, उससे कितने लोग मरते हैं, उसका कोई हिसाब किताब है? कुछ नहीं है, उसका हिसाब किताब नहीं है। तो न्यूक्लियर का हर चीज का आप हिसाब किताब कर रहे हो, और करना भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसी लेवल का स्क्रूटिनी आप दूसरे सोर्सेज पे डालिए। आप देखोगे कि पर किलोवाट आवर जनरेटेड न्यूक्लियर हैज द लीस्ट लॉस ऑफ लाइफ। अभी कोयले के ये माइंस देखिए, कितने बार कोलैप्स हुआ है, कभी कभी एक माइन कोलैप्स हो गया, 300 लोग मर गए ऐसे। अभी फुकुशिमा में स्टडी आई है यूएन की, मेरी नहीं है, कोई न्यूक्लियर एजेंसी की नहीं है, यूएन की है। इन लोगों ने बोला कि लॉस ऑफ लाइफ फुकुशिमा हुआ सुनामी की वजह से, और वो इमरजेंसी क्या कहते हैं, इवैक्यूएशन की वजह से लोग मर गए, नॉट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर। डायरेक्ट उसकी वजह से नहीं मरे। न्यूक्लियर का 0 डेथ फुकुशिमा में, 0 न्यूक्लियर की वजह से 0 डेथ। ये सुनामी थी, वंस इन अ सेंचुरी सुनामी, तो लोग मरेंगे ही, इतनी बड़ी सुनामी आती नहीं है हर रोज। तो इन लोगों ने भी जब रिएक्टर बनाया, ये लोग सोच रहे थे कि यार वंस इन 100 ईयर्स नहीं बनेगा, तो कॉस्ट सेविंग के लिए इन लोगों ने किया। हाँ शायद वहाँ नहीं करना चाहिए, वो जो भी है हम उसका मैनेजमेंट देख सकते हैं, लेकिन उसका न्यूक्लियर का कोई रिस्क नहीं था वहाँ पे, अभी भी नहीं है। और एक और बात है, रेडिएशन के लोग डरते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हल्का सा भी रेडिएशन हो तो बस लोग मर गए। ऐसी नहीं है। आप केरला में, तमिलनाडु में बीच में जाइए, थोरियम वहीं पे है, लोग वहां बीच पे बैठते हैं, वो रेत पे बैठते हैं, तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये एक रेडिएशन के ऊपर भी मतलब बहुत वो भ्रांतियां हैं। जैसे मान लीजिए टावर का, 5G टावर का एक बहुत बड़ा चला था कि 5G की टावर से ये रेडिएशन निकल रही है इसलिए लोग मर रहे हैं। ये सेकंड वेव थी ना कोविड की जब था। और एक वैसे भी होता है, मोबाइल फोन इसमें मत रखो, इसमें रखो। ये सब क्या है? बैड साइंस एजुकेशन, इतने मैं बोलूंगा। नहीं देखिए, अभी आपको रेडिएशन 0 होना है तो आपको राजमा भी नहीं खाना चाहिए, राजमा में रेडिएशन है, क्योंकि आइसोटोप डिजेनरेशन होता है, तो उसमें रेडिएशन रिलीज होता ही है। केला नहीं खाना चाहिए आपको। आप रेडिएशन से सचमुच 0 करना है तो ये भी नहीं है। ये प्रॉब्लम हुआ 40s में, एक कॉन्फ्रेंस था, वहां पे किसी ने एक थियरी की थी, LNT, लीनियर नो थ्रेशोल्ड थियरी है इसकी, न्यूक्लियर की। उनका लॉजिक है इतना ही कि कोई सा भी एक्सपोजर हो रेडिएशन के लिए वो हानिकारक होता है। लेकिन हमने देखा है कि अभी जैसे कि केरला और तमिलनाडु के बीचेस पे मैंने बोला, ऐसे और एरियाज हैं ब्राजील में, ईरान में, जहाँ लोग रहते हैं, सालों से, हजारों साल से रह रहे हैं वहां पे, अभी नई बात नहीं है, उनको कुछ बीमारी नहीं हुई। तो अभी अचानक क्या हो सकता है? तो ये एक फियर मॉन्गरिंग है, किस खुशी में मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसे मैं ये नहीं कहूंगा कि एंटी न्यूक्लियर लोग हैं नेसेसरली उनको कोई फायदा है न्यूक्लियर नहीं बना तो। हाँ, पेट्रोल को फायदा है, कोयले को फायदा है, सोलार, हाइड्रो, इनको फायदा है। ये लोग करते होंगे अच्छे से लॉबिंग इन सब के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये तो है ही,
लेकिन ये फियर मॉन्गरिंग है, क्योंकि आप ऐसे देखा जाए तो आप ये स्टैटिस्टिक आप गूगल पे देख सकते हो, न्यूक्लियर पर किलोवाट आवर डेथ्स कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर इज द लोएस्ट। सिंपल सी बात है, और इतना रिलायबल है, इतना साफ है, इट्स अनबीटेबल। एक जो दूसरा एक ऑब्जेक्शन आता है कि भाई जैसे वेस्टेज जो है, न्यूक्लियर वेस्ट, एक मैं मतलब काफ़ी सारी वीडियोस होंगी यूट्यूब पे, एक्सप्लेनर्स होंगे, डायग्राम्स ऐसे होंगे, ग्राफिक्स ऐसे होंगे जो दिखाते हैं कि पूरी दुनिया ही अट जाएगी न्यूक्लियर वेस्ट से, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हर जगह रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट होगा। यूएस में 100 रिएक्टर्स हैं और वो 1960 से चला रहे हैं, तो 50-60 साल हो गए चला के रिएक्टर्स। उनकी पूरी न्यूक्लियर वेस्ट, पूरा इतना न्यूक्लियर फ्लीट का शायद एक फुटबॉल ग्राउंड भर सकता है, बस, दैट्स इट, इतना ही वेस्ट है। और वो भी मैं उसको वेस्ट नहीं कहूँगा, क्यों? देखिए अभी मैंने क्या कहा था अर्लियर कि यूरेनियम का एनरिचमेंट मैक्सिमम रिएक्टर, लाइट वाटर रिएक्टर में 3% तक होता है, ठीक है। उसके साइंटिफिक रीजंस है क्यों ज़्यादा एनरिच करने से क्या होता है, जो भी है, बट अभी 3% होता है। अभी 3% एनरिच करके आप उसको जलाओगे या फिजन करोगे, टू बी एग्जैक्ट, तो उससे क्या होता है, जो रिएक्टर से आप यूरेनियम डालोगे और वो वहाँ से बाहर आएगा, तो उसमें अभी काफ़ी 95-97% यूरेनियम अभी भी उसी में है, तो आपको वो वेस्ट नहीं कह सकते हो ना, आप रिसाइकल आराम से कर सकते हो। तो आप ऐसे वेस्ट रिसाइकल करोगे तो वो कैलकुलेट किया है एग्जैक्टली कैसे होता है। आप 2-3 बार ऐसे रिसाइकल करोगे तो पहले तो वेस्ट का वॉल्यूम कोई 90% कम हो सकता है, वो भी। और जैसे कि मैं 100 रिएक्टर्स का 50-60 साल से वो चल रहा है, एक फुटबॉल फील्ड का वेस्ट है, ज़्यादा नहीं है, पूरा यूएस का, ठीक है, तो एक मोहल्ले का हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली एक अपार्टमेंट का हो जाएगा इतना रिसाइकल किया। तो एक तो ये है। दूसरी बात है कि जो आप एक राउंड में आप न्यूक्लियर में डालोगे, जो प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं कई लॉन्ग लास्टिंग है, कहते हैं कि 30,000 साल रेडियो एक्टिव है, ठीक है, लेकिन आप रिसाइकल करके वापस जलाओगे, खासकर आप ये थोरियम का आप ऐसे करोगे ना, फास्ट ब्रीडर प्लूटोनियम और थोरियम रिएक्टर में ऐसे डाल के आप न्यूक्लियर ये करोगे, बर्न करोगे 3 स्टेज प्रोसेस, हाँ 3 स्टेज में, तो वेस्ट मैक्सिमम कोई 200-300 साल का होगा, मैक्सिमम। अच्छा। उससे भी कम हो सकता है। कई रिएक्टर्स डिजाइन कर रहे हैं लोग, ये वेस्ट जो कहते हैं ना लोग, वेस्ट यूज करके रिएक्टर्स जलाने की। तो जब लोग कहते हैं न्यूक्लियर वेस्ट, मेरा पहला सवाल होता है आप वेस्ट का डेफिनेशन बताइए मुझे क्या है। हाँ, अगर बार बार यूज हो रहा है तो वेस्ट नहीं है। बिल्कुल, तो मेरा पहला पॉइंट ये है। अभी ये वेस्ट जलाने की रिएक्टर्स पॉपुलर नहीं हुए हैं, वो पॉलिटिकल रीजन है। 70s में जिमी कार्टर ने एकदम मना कर दिया था कि नहीं, हमें रिसर्च नहीं करना है, और कोई भी रिसर्च कराए तो वो अमेरिकन कंपनी के साथ काम नहीं कर सकता, ऐसे सब करके इकोनॉमिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर डाल के बंद करवाया था। तो ये क्या आइडियोलॉजिकल है क्या सब कुछ? मतलब व्हाट कुड बी द रीजन? वन रीजन कुड बी ऑफ कोर्स द लॉबी ऑफ कोल एंड द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कोल लॉबी हो सकती है, वो चाहती नहीं कि आप ये सब करें, तो प्रेशर बन सकता है। कई लोग हैं वो समझते हैं खुद का एक मसीहा कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्योंकि मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है यूएस का, तो हजारों साइंटिस्ट से इंटरव्यू कर सकता है, टॉप साइंटिस्ट से वो बात कर सकता है, तो वो खुद ऐसे डिसीजन कैसे ले सकता है बिना एक्सपर्ट पूछे हुए? अभी आपको सर्जरी करनी है, आप आपसे चाय वाले से पूछोगे कैसे करना है, आपकी जल्लाद से जाके पूछोगे हाँ भाई कैसे चाकू चलाते हैं, या सर्जन से पूछोगे? ये बात हुई ना। प्रेसिडेंट है यूएस का, क्यों नहीं किया? समझ में नहीं आता है उसका लॉजिक क्या है। लेकिन वो खुद एक एंटी न्यूक्लियर बायस से आया होगा, यही मैं कह सकता हूँ। बट ये अब वेस्ट का भी हमने उसी पे डेवलप किया, और कई लोग कर रहे हैं। अभी रशिया में 2-3 रिएक्टर्स हैं जो ऐसे चला रहे हैं वेस्ट का। जापान में प्रॉब्लम है, वो रिएक्टर चल नहीं रहा है, पता नहीं, वो उनका टेक्निकल इश्यूज हैं। इंडिया में ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी काफ़ी धीरे चल रही है डेवलपमेंट। कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, वो उसका फ्यूल कहाँ से आता है? वो अपना हैवी वाटर से ही आता है ना, तो एक तरह से ये भी वेस्ट ही हम जला रहे हैं फास्ट ब्रीडर में। और यहाँ पे भी कुछ जुगाड़ किया है शायद हमने कि उससे वेस्ट और कम हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली, तो हम कर सकते हैं, और एक बार इसका एक क्या कहते हैं अप्रूवल हो जाए दुनिया में। अभी लोग डरते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं करना चाहिए, एक घबराहट सी है ना, लेकिन ये मेन स्ट्रीम कर दिया।
वेस्ट नाम की चीज कुछ नहीं है, आप 2-3 बार रिसाइकल करके अच्छी तरह से बर्न करो, टेक्नोलॉजी डेवलप करो, हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, लेकिन कमर्शियलाइज करने में टाइम लगेगा। तो ये वेस्ट का कोई इशू है नहीं है सच? मैं तो मानता ही नहीं हूँ, वेस्ट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। असल में तो मुझे लगता नहीं है कि अभी पिछले 60 सालों में मैंने एक भी नया न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर आर्ग्यूमेंट सुना है। 60 साल से मैं देख रहा हूँ ये न्यूक्लियर फील्ड का आर्ग्यूमेंट्स, एक भी नया आर्गुमेंट नहीं। ये सब जो सवाल आपने किए हैं क्रिटिसाइजिंग न्यूक्लियर मैंने इसीलिए किए हैं क्योंकि अभी क्या है कि ये जो बातें हो रही हैं ना न्यूक्लियर पे, ये सारी अंग्रेजी में होती हैं। हाँ, ठीक है, तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो नरेटिव्स हैं न्यूक्लियर के खिलाफ, जैसे हमने कहा कि बचपन में ये सब सुनते थे, तो ये सब हिंदी में भी है, लेकिन उसको कोई बातें नहीं कर रहा है। हिंदी में कोई बता नहीं रहा है कि आप ये सब क्या क्या, इसमें क्या गलतियां हैं, क्या गलत फहमियां हैं। ये सब भी तो इस पार्ट का प्रोसेस है। तो वो सारी जो कॉन्वर्सेशन है वो सारी अंग्रेजी में ही हो रही है, या साइंटिस्ट कर रहे हैं, या ट्विटर पे बातें चल रही हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंच रही हैं। तो इसलिए ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला होता है ना, FAQs, वो एक प्रोसेस का ये एक क्या करें हम। हमारे इंडिया में हमारी राष्ट्रभाषा की कोई प्राइड नहीं होती है ना। हाँ। ये कॉन्वर्सेशन होना चाहिए हिंदी में ही नहीं, लेकिन मराठी में, कन्नड़ में, तमिल में, सब भाषा में होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों अंग्रेज गए, लेकिन अंग्रेजी अभी तक नहीं गई, और हम उसी को मानते हैं कि अंग्रेजी ही चाहिए हमें। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप संस्कृत में भी कर सकते हो ये भाषा, ये रिसर्च, क्यों नहीं। जापान में क्या है, पूरे अंग्रेजी में है क्या? नहीं है, लेकिन वो स्प्रेड करने की जरूरत है। तो ये जैसे अभी एक इसमें ये भी है कि भाई आपने, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, शायद 10-15 हज़ार वर्ड का आर्टिकल था वो, 2005 में जब न्यूक्लियर डील हुई थी बुश और मनमोहन सिंह के बीच में, इंडिया और US से, उससे एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। 10-15 हज़ार वर्ड आर्टिकल को आप कैसे, 20,000 वर्ड का है, 20,000 वर्ड का है सॉरी। तो मतलब मैं बस उसमें ये पूछना चाहूँगा कि हमने क्या खोया क्या पाया उससे, क्योंकि अभी लगभग 20 साल हो जाएंगे 2-3 साल में। तो एक एनालिसिस क्या है हमारा कि हम क्या उसमें अच्छा किया हमने, क्या उससे हमको फ़ायदा हुआ, क्या हमने ऐसा गलत उस डील में किया जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ, या हमको नहीं करना चाहिए था। उस समय हमको लग रहा था कि हाँ ये कर देते हैं, थोड़ा पॉपुलर सपोर्ट भी था, थोड़ा प्रेशर भी था। इन सब फैक्टर्स को सब अगर देखें समूचे उस तरीके से, तो क्या हमने खोया क्या पाया? मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि किसी भी सरकार को देश की परवाह नहीं है, किसी भी पॉलिटिशियन को देश की परवाह नहीं है बस, क्योंकि ये डील एकदम इंडिया के साइड में था, इंडिया के फेवर में था। क्यों? 74 टेस्ट के बाद ये न्यूक्लियर जो क्लब है, ये न्यूक्लियर वेपन्स वालों की क्लब जो है, इन लोगों ने एक रेजीम, रेगुलेटरी रेजीम बना दी दुनिया में कि जब तक आप NPT साइन नहीं करोगे, हम आपके साथ न्यूक्लियर कॉमर्स नहीं कर सकते। तो उससे काफ़ी इंडिया को नुकसान था। तो अभी कई रिएक्टर्स थे, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स थे कि आपने प्रॉमिस किया है 40 साल आप सप्लाई करोगे फ्यूल्स, आप ऐसे नया रेगुलेशन कैसे ला सकते हो। तो कई ऐसे मुद्दे आ गए थे बीच में। लेकिन हुआ क्या कि उसके लिए हम एग्जाम्शन किया या फिर कोई और चारा निकाला, लेकिन मैनेज कर दिया, लेकिन ज़्यादा नहीं। यूरेनियम का शॉर्टेज था देश में। अब इस डील ने क्या हुआ कि इंडिया को बोला आपको न्यूक्लियर कॉमर्स करना है, कर सकते हो। मतलब सडनली वी आर बिकमिंग लाइक अ नॉर्मल न्यूक्लियर पावर। और दूसरी बात है कि ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का कंडीशन था कि आपको न्यूक्लियर कॉमर्स करना है, आपको NPT साइन करना चाहिए। इंडिया ने अभी न्यूक्लियर कॉमर्स शुरू किया है, NPT साइन नहीं की, तो हमें वेवर मिला है, ये भी अच्छी बात है ना। सो ये फायदे की बात है। लेकिन पहले तो इंडिया में मुझे लगता नहीं कि सब लोग समझ गए ये क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस में जब पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा था, मैंने सुना है कि कई लोग सच है सोनिया गांधी, उन लोगों ने अपना ओपिनियन बदल दिया, बोले यार छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो नहीं हो। मनमोहन सिंह ने बोला मैं रिजाइन करूंगा ये डील नहीं हुआ तो उसी की वजह से ये पास हो गया डील।
लेकिन उसके लिए भी अभी देखिए बीजेपी ने और कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलके अपना न्यूक्लियर लायबिलिटी का लॉ लगा दिया, जो दुनिया में ऐसा कहीं भी ऐसा लॉ नहीं है। न्यूक्लियर सेफ्टी नहीं है कि दूसरे देशों में इंडिया ये क्या था लो, थोड़ा अगर जैसे समझा सकें लोगों न्यूक्लियर लॉ का बेसिकली ये था कि रिएक्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए तो जिसने रिएक्टर सप्लाई किया है उसकी गलती है। तो इन अभी ये गलती तो मतलब जो चला रहा है उसकी भी हो सकती है। उसकी भी हो सकती है, लेकिन जिसने बनाया उसकी भी है। तो अच्छा। आप फॉर एग्जांपल आपने अभी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया तो आप पी रहे थे, हाँ उसका तो है ही, आपको सजा मिलेगी, लेकिन अभी जिसने गाड़ी आपको बेची उसको भी सजा दिया तो क्या होगा? कोई बेचेगा ही नहीं। हाँ यही होता है ना। तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, अभी ये रिस्पॉन्सिबल है तो इसको तो चार्ज करेंगी, लेकिन आपका थोड़ा सा कंपोनेंट होगा शायद, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, डिपेंड्स एक्सीडेंट कैसा होता है, क्यों होता है, क्या होता है। शायद आप 100% रिस्पॉन्सिबल हो, शायद आपका 1% रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन आप रहोगे कुछ ना कुछ तो। हाँ हो सकता है कि आपको 100% फ्री नहीं, ऐसे नहीं कि रिएक्टर बना के आप चने खा के हाथ धो के चले गए, ऐसे नहीं होगा। आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और ये आई थिंक पार्ट ऑफ द रीजन ये यूनियन कार्बाइड हमारा वो एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से इतना स्ट्रिक्ट लॉ किया। और यूनियन कार्बाइड का प्रॉब्लम क्या था कि तब हमारे पास लॉज नहीं थे, तो इन लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे काफी रिलैक्स हो सकता है, इसलिए यहाँ आए थे। और एक्सीडेंट होने के बाद इन लोगों ने बोला अरे ये लॉ पास करना चाहिए, वो लॉ पास करना चाहिए। तो टेक्निकली इतना भी वो भी सिचुएशन इतना सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, प्रीएम्प्टिवली ये किया। अभी न्यूक्लियर सेफ्टी इंश्योरेंस ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बाकी देशों में कैसे करते हैं? बाकी देशों में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो ऑपरेटर्स जो हैं वो, और वहाँ कई देशों में प्राइवेट रिएक्टर ऑपरेटर्स भी हैं, वो उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट मॉनिटरिंग होती है क्योंकि न्यूक्लियर है, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इंडिया में नहीं है। एक और चीज़ है, इंडस्ट्री बढ़ानी है तो कर सकते हैं। जो भी है रिएक्टर्स कंबाइन करते हैं और बोलते हैं देखिए हमारे 100 रिएक्टर्स हैं यूएस में, हम सब इतना पैसे डालेंगे हर साल, कोई एक्सीडेंट हो गया तो कवर करेंगे, और जितने रिएक्टर्स बढ़ेंगे इतनी आपकी इंश्योरेंस पूल बढ़ेगी। और अभी रिएक्टर कितना 1,500 करोड़ ऐसा ही कुछ है। सचमुच एक्सीडेंट हो गया 1,500 करोड़ से क्या होगा? लेकिन आप अमेरिकन स्टाइल आप इंश्योरेंस वो बनाओगे तो, और आप रिएक्टर्स भी और खरीदोगे 60 70 100 जो भी है, तो आपकी ये इंश्योरेंस पूल बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा रिएक्टर्स है उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी ना। ये कोई सोचता ही नहीं है। तो जो भी है ये तो कहीं ना कहीं उसका जो किल स्विच था, हाँ उसी में डाल दिया। तो ये अपना क्या सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट CLNDA, वो किल स्विच था इस डील का। एंड इसीलिए काफ़ी अभी ये जैतापुर का जो है काफ़ी हमारा नेगोशिएशन हुआ उसी पे कि, और कुडंकुलम में भी डिले हुआ क्योंकि ये कैसे बना सकते हैं विदाउट द लायबिलिटी। तो उसका कोई चारा निकाला कि कोई लूपहोल ही है, ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लूपहोल ही है, लीगल क्या जिम्नास्टिक्स है ये, और ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन तो ये हुआ है, तो न्यूक्लियर डील में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। हाँ कई लोग बोलेंगे कि लेकिन हमें न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज़ और सिविलियन फैसिलिटीज सेपरेट करने पड़ रहे हैं। तो यूएस में वो रिएक्टर 2 दिन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 दिन एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हमें ये महंगा पड़ रहा है। तो हाँ बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, ये है प्राइस आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने न्यूक्लियर वेपन्स 68 से पहले नहीं बनाए। तब आप सो रहे थे, 62 हुआ, 64 हुआ, आप सो रहे थे, आपने उस पर कोई प्रायोरिटी नहीं डाली, 74 में आराम से बॉम्ब बनाया। लेकिन जैसे आपने कहा नेहरू जी ने काफी ध्यान दिया इस पे, तो ये उनका क्या सिविलियन उस पे ज्यादा ध्यान था, न्यूक्लियर पावर बनने पे ज्यादा ध्यान नहीं था? नहीं, अर्ली स्टेजेस न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जब डेवलप हो रहा है आपको सिविलियन और वेपनाइजेशन की इतनी डिफरेंस नहीं है। फाइनल लेटर स्टेजेस में आपको सेपरेशन का आएगा, पक्का आएगा, ऐसे नहीं कि डिफरेंस बहुत छोटा नहीं है, डिफरेंस है, लेकिन वो फाइनल स्टेजेस में आएगा। स्टार्टिंग में रिएक्टर तो बनाओ, उसके बाद आप उससे प्लूटोनियम निकाल के बॉम्ब बनाते हो या प्लूटोनियम निकाल के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में डालते हो, वो अलग बात है, पहले रिएक्टर तो बनाओ ना। तो वो अर्ली स्टेजेस में ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन नेहरू ने बोला कि ये सिविलियन और वेपन्स ये हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है और जेन्युइन जो आइसोलेशन है सिविलियन फ्रॉम वेपन्स हो ही नहीं सकता, विच इज ट्रू। ये ताकिया था या सच में वो कंसर्न था? नहीं, दिस इज अ कंसर्न। कई इंडियंस थे जो एंटी न्यूक्लियर वेपन्स थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, एंटी न्यूक्लियर वेपन था। विक्रम साराभाई एंटी न्यूक्लियर था। इसरो में अच्छा काम किया होगा साराभाई में उसके, लेकिन उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी काफ़ी एंटी वेपन्स थी। इंडिया में कई लोग हैं, ये जैसे 2 एग्जांपल्स लिए मैंने, कई लोग हैं ऐसे जो एंटी न्यूक्लियर थे।
तो एंटी मतलब न्यूक्लियर वेपन्स। क्रेजी। इसमें हमने सोलर पे बहुत कम बात की है, तो लास्ट में मैं वही पूछना चाहूँगा। हमारे देश में वैसे तो जैसे गर्मियाँ बहुत लंबी चलती हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सोलर का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन फिर मानसून का भी एक पीरियड आता है और फिर सर्दियाँ भी हैं। और ख़ास करके जैसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ भी हैं, जैसे अब राजस्थान में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है लेकिन वहाँ पे डस्ट इतना है, तो ये सब जो फैक्टर्स होते हैं दे मेक द होल थिंग अनरिलायबल। बिल्कुल। और जैसे आप पूरा ही बेल्ट देख लो ना, राजस्थान से लेके जहाँ पे भी महाराष्ट्र और फिर नीचे नॉर्थ कर्नाटका, तो ये पूरा बेल्ट, इसमें कहीं ना कहीं वो पानी की भी जो चाहिए वॉश करने के लिए प्लेट्स वगैरह को, बिल्कुल। वो भी इतना नहीं। तो ये मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके की जो आपको लगता है कि सोलर को जो हम चाह रहे हैं कि 2030 तक हम लीड बन जाए नेशन वर्ल्ड में, इस तरीके के जो एस्पिरेशंस हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? मतलब इट हैज बिकम, फॉर एग्जांपल, व्हाट वी शुड हैव फोकस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्रंट। यही प्रॉब्लम है जब पॉलिसी आप ट्विटर फैड देख के करते हो। देखिए अभी सोलर का एक प्रॉब्लम आपने बताया, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में जमीन। आपको सोलर फार्म्स लगाने हैं, अभी क्या 1 गीगावाट का सोलर फार्म, कितनी जमीन चाहिए, कितने एकड़ चाहिए आपको? मैं 1600 एकड़ में आपको मैं 10 गीगावाट न्यूक्लियर आराम से दे सकता हूँ। जैतापुर में कितना एरिया है, वो वहाँ पे 6 रिएक्टर्स बना दिए इन लोगों ने, तो 10,000 गीगावाट दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाएगा वो। ठीक है, कितने एरिया में? उसी एरिया आप सोलर डालिए, और सोलर ऐसे नहीं कि इतने पैनल्स लगा दिए तो इतनी एनर्जी आएगी, धूप है तो आएगी, है ना। जमीन, इंडिया में जमीन कहाँ है? अभी आप राजस्थान में रेगिस्तान में बीच में जाके अब डालोगे तो यार वहां जाके कौन साफ करेगा? जैसे कि आपने कहा था, धूल बैठेगी पैनल पे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बारिश होगी और वो पूरा पहुंच के अच्छा नहीं किया तो पानी की वजह से भी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सूरज से एफिशिएंसी कम हो जाएगी, डिग्रेडेशन होता है सोलर पैनल का। आप सोलर पैनल का कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हो, लेकिन सोलर पैनल्स मैक्सिमम 20 ईयर्स आएगा। आप लो एफिशिएंसी से मैनेज करोगे 25 साल से ज़्यादा आएगा ही नहीं। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाओगे 40 साल के बाद आप रिफर्बिश कर सकते हो। आजकल के प्लांट्स जो हैं 100 साल की डिज़ाइन है, तो मतलब 5 सोलर प्लांट्स बन गए जब एक न्यूक्लियर प्लांट बनेगा। एक तो ये है ही, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए। सोलर का जैसे कि आपने कहा पानी का प्रॉब्लम है महाराष्ट्र में, ये सब तो हाँ एग्जैक्टली। न्यूक्लियर का ये भी है ना, अभी आप न्यूक्लियर प्लांट बनाओगे, तमिलनाडु ने किया है एक्चुअली। दिस इज अ फंटास्टिक पॉलिसी जो इंडिया में बाकी स्टेट्स को भी अपनाना चाहिए, एटलीस्ट जो जिनको ये ऑप्शन है। तमिलनाडु ने पूरे रिएक्टर्स में, कई रिएक्टर्स में डिसैलिनेशन प्लांट लगाया है। तो क्या होता है कि अभी जब मैं कहता हूँ कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर 1000 मेगावाट्स का है, वो है MWE, मेगावाट इलेक्ट्रिक। अच्छा, ठीक है, उसका हीट जनरेशन भी है ना, और वो यूजुअली डबल होता है। मतलब टेक्निकली एनर्जी उसका 3000 मेगावाट होता है, 2000 हीट में जाता है और 1000 इलेक्ट्रिसिटी होती है, रफली मैं कह रहा हूँ। तो उसमें 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हीट जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन दूसरा 1000 जो है आप यूज कर सकते हो। तो वो 1000 मेगावाट हीट जो है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हीट जो है, आप वो पानी उबालने के लिए और डिसैलिनेट करने के लिए निकालोगे तो उसमें पानी का भी ये समस्या हल हो सकता है ना। एलिमिनेट नहीं होगा नेसेसरली, लेकिन आप 300-400 रिएक्टर लगाओगे देश में और ऐसे पानी आप डिसैलिनेट करोगे तो समस्या हल नहीं हुई तो कम तो हो सकती है। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं, जैसे इजराइल ने बनाया तो उनका तो पूरा डेजर्ट ही है। बिल्कुल, तो उन्होंने तो इसका पूरा प्रॉब्लम ही सोल्व कर दिया, अपने वाटर का अवेलेबिलिटी फुल टाइम रहता है। इजराइल में 85% पानी डिसैलिनाइज्ड ही है। बाप रे, 85%। अच्छा। और वहाँ पे अभी तक उन लोगों ने न्यूक्लियर इतना यूज़ नहीं किया, वो भी पॉलिटिकल रीजंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन इंडिया में अभी ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद हमें कोई टेंशन नहीं है, हम कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो हम भी वाटर रिसाइकलिंग तो करना चाहिए, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट रिसाइकलिंग करना चाहिए, लेकिन डिसैलिनाइज वाटर भी हमने इस्तेमाल करने शुरू किया तो यार हमारा ग्राउंड वाटर पे जितना प्रेशर है, नदियों पे जो प्रेशर है, काफ़ी कम हो जाएगा। अभी अब शहर में लोग कहते हैं कि खड्डे हैं, बिल्डिंग्स क्या कहते हैं, रहने के लिए अपार्टमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। खड्डे हम भर सकते हैं 2 मिनट में, और अपार्टमेंट भी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग में पानी कहाँ से आती है? अभी इंडिया में कई शहर हैं जहाँ पे पानी आती नहीं है।
अभी महाराष्ट्र में बॉम्बे में शायद, या महाराष्ट्र में ओवरऑल पता नहीं है, याद नहीं है मुझे, 5 से साल पहले किसी ने अनाउंस किया था कि हमारा वाटर ट्रीटमेंट इतना अच्छा है कि नल का पानी हम पी सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बंदे ने बताया था मुझे, हाँ पानी आए तो पी सकते हैं, पानी नहीं है कई जगहों पे, ऐसा नहीं है, मतलब दिन में 2 घंटे आता है या 4 घंटे आता है। ये कोंकण साइड में भी है क्या? कोंकण में भी प्रॉब्लम है। अच्छा। तो अभी 3-4 साल पहले मैं उडुपी में था, कोस्टल कर्नाटका, साउथ कैनरा एरिया में। वहाँ पे और वो भी कोस्टल टाउन है उडुपी, वहाँ पे टैंकर की पानी आती है समर में। ये तो बहुत बड़ा मूर्खता है कि मतलब सी के पास होते हुए भी आप तो दोनों का फायदा उठा सकते हो। आप न्यूक्लियर प्लांट्स भी लगा सकते हो, डिसैलिनाइज बिल्कुल ये भी कर सकते हो, बिल्कुल डिसैलिनाइज्ड कर सकते हो पानी को, और उसको यूज करो। बिल्कुल। और जहाँ पे तमिलनाडु ने काफ़ी अच्छा ये किया है इस पे, क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कहूँगा मैं क्योंकि काफ़ी साल से कर रहे हैं, अभी डेमोन्स्ट्रेशन काफ़ी हो गया है, लेकिन ये पॉलिसी है शायद उनकी, पता नहीं, लेकिन हर प्लांट की डिसैलिनेशन प्लांट शायद नहीं है, लेकिन जो भी है वहाँ काफ़ी अच्छा पानी आ रहा है। जयदीप भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अभी एक और हमको जो डिस्कशन करना है, इजराइल और स्टेट एंड रिलीजन, जो आपका पीएचडी का जी अभी का विषय है, ये आपकी पहली पीएचडी का विषय था जी, न्यूक्लियर पावर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल करते हैं दूसरा एपिसोड। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।